हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री। कैसे हैं आप? सो दिस इज वीडियो नंबर 3 ऑफ आइसोमरिज्म एंड यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म के बारे में। सी बेसिकली हमने लास्ट दो वीडियोस में स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को देखा, हमने टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म देखा, टोटोमरिज्म पे कुछ हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल मेटामरिज्म, टोटोमरिज्म, हमने सारी चीज़ें लास्ट दो वीडियोस तक देखी है। ठीक है, सो ये जो पूरी सीरीज आइसोमरिज्म की, ये स्पेशली आईटी जेईई नीट के बच्चों के लिए है, बट अगर कोई बीएससी एमएससी का बच्चा भी इन वीडियोस को देखना चाहता है तो वो इन्हें देख के अपने बेसिक्स को ब्रश अप कर सकता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में अब हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म के बारे में। स्टीरियो आइसोमरिज्म में भी सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर, कॉन्फ़िगरेशनल में भी सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बारे में। नाउ बेसिकली स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या होते हैं? देखो, स्टीरियो आइसोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं जहां पर आपकी स्पेस में उनके ओरिएंटेशन से हमारे पास आइसोमरिज्म बनेगा। हमने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में देखा कि यहाँ पे जैसे आप इनके चेन देख रहे थे, इनके पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन कहाँ पर है, ठीक है, ये सारे थे। स्टीरियो में 3 डायमेंशनल में हम चले जाते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले आता है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर उसे कहते हैं, आपस में अगर दो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स हैं, ये वो आइसोमर्स होंगे जिनका बॉन्ड ब्रेक करके ही बनाया जा सकता है। इनके बिना बॉन्ड ब्रेक किए एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। इनको हम कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर कहते हैं। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स वो होते हैं जहां पर आप उनके रोटेशन से एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर मेरे पास दो आइसोमर हैं और अगर मैं उनका सिर्फ रोटेशन कर दूं तो हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हें कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर कहा जाता है। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर वो आइसोमर्स होते हैं जहां पर बॉन्ड तोड़कर कहीं और एटम को ले जाके लगाना पड़ेगा, तब जाकर दूसरा आइसोमर बनेगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कॉन्फिगरेशनल के बारे में। यहाँ पे आप लिख सकते हो बॉन्ड ब्रेकिंग इज इन्वॉल्व, बॉन्ड ब्रेकिंग इज रिक्वायर्ड रेदर आई वुड से। और यहाँ पर आप लिख सकते हो कॉन्फॉर्मेशन में बॉन्ड रोटेशन इज रिक्वायर्ड। अगर आप इसका बॉन्ड रोटेट कर दो तो आप उसको एक्लिप्स से स्क्यू में और स्टैगर्ड में आप इनको एक दूसरे से बॉन्ड रोटेशन करके कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सिस को ट्रांस में कन्वर्ट करना है, ट्रांस को सिस में कन्वर्ट करना है, तो बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। बिना बॉन्ड ब्रेकिंग किए सिस और ट्रांस को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। सो देखिए, यहाँ पे मैंने इसको और अच्छे से लिख दिया। बॉन्ड ब्रेकिंग इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरकन्वर्जन, कैन बी इंटरकन्वर्टेड बाय रोटेशन, नो बॉन्ड ब्रेकिंग इज रिक्वायर्ड। अब कॉन्फ़िगरेशनल में सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में हम 4 कैटेगरीज को पढ़ते हैं। सबसे पहले सिस एंड ट्रांस, फिर हम पढ़ते हैं EN-Z, फिर हम पढ़ते हैं सिन एंड NT, फिर हम पढ़ते हैं एक्सो एंडो। इसमें 2 और कैटेगरीज को मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, उनको हम इस वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूँ। ये वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बच्चे IIT जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को सिस एंड ट्रांस, EN-Z, सिन NT पे कई बार देखा गया है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉट ओनली अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, स्पेशली जब आप स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करते हो। जो बच्चे बीएससी एमएससी की पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वो मुझे देख रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप IIT जैम का पेपर देते हो या CSIR नेट का पेपर देते हो, बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइडेंटिफाई दी ज्योमेट्रिकल आइसोमर। वो EN-Z है, सिस एंड ट्रांस है, सिन NT है या एक्सो एंडो है। बहुत बच्चों के ये बेसिक्स कमजोर होने की वजह से उनको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं टू द पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ, ज़्यादा बकवास है, ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में। उसमें भी कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म का डेफिनेशन क्या होता है? आइसोमर्स व्हिच कैन बी इंटरकन्वर्टेड बाय ओनली ब्रेकिंग एंड रीमेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। बिना बॉन्ड ब्रेक किए आप इनको एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उन्हें कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर कहते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करेंगे, सबसे पहले हम डबल बॉन्ड के अक्रॉस बात करेंगे। डबल बॉन्ड जहाँ पे अगर बना होगा, उस डबल बॉन्ड के अक्रॉस हम कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर को पहचान सकते हैं, और लास्ट में फिर हम सिंगल बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो डबल बॉन्ड यानी मैं बात कर रहा हूँ अल्कीन्स के बारे में। डबल बॉन्ड की जब बात होती है तो हम अल्कीन्स के बारे में बात करते हैं। तो अल्कीन्स में हम 3 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर को, सिस एंड ट्रांस में, EN-Z में, सिन और NT में। अब देखो, इसमें याद रख लेना, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं बहुत टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, इधर उधर की चीज़ें नहीं लिखवा रहा हूँ, वही पढ़ा रहा हूँ जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड नॉट ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आपकी इवन नॉलेज के लिए भी जो चीज़ें आपको याद रखनी है, फिर वो IIT जेईई नीट का पेपर हो, MST CET का पेपर हो, UPSC का पेपर हो, या आप IIT जैम, CSIR नेट गेट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सिस एंड ट्रांस हम बात करेंगे नॉर्मल अल्कीन्स में। स्पेशली ये सिस एंड ट्रांस हम उनमें बात करते हैं जहाँ पे हमारे पास एटलीस्ट कुछ सिमेट्री होती है। अगर मेरा अल्केन हाईली अनसिमेट्रिकल है, उसमें कोई सिमेट्री है ही नहीं, तो हम उसमें बात करते हैं EN-Z के बारे में। देखो, सिस एंड ट्रांस, EN-Z, हम इसमें बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है।
कुछ सिस कंपाउंड्स में हम EZ के सिस एंड ट्रांस में हम लोग EZ की कॉन्फ़िगरेशन को भी मिक्स कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल्स के साथ। तो ये दो चीज़ों में हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट रहता है, सिस एंड ट्रांस किसे कहेंगे, ENZ किसे कहेंगे। सिन और एंटी हम सिर्फ ऑक्साइम्स के लिए यूज़ करेंगे, कीटोक्साइम एंड एल्डोक्साइम्स के लिए यूज़ करेंगे, उसके अलावा नहीं। इसके अलावा हम कुछ और पढ़ने वाले हैं, जैसे अगर मेरे पास हाइड्रोक्सिलामाइन होगा, हाइड्रोक्सिलामाइन जिसमें हम NOH के बारे में पढ़ते हैं, उसमें हम कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिस एंड ट्रांस के बारे में। देखो हमने अल्कीन्स के बारे में पढ़ा है। अल्कीन में मेरे पास एक कार्बन होगा, मेरे पास एक दूसरा कार्बन होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा मेरे पास पाई बॉन्ड होगा, जिसे हम डबल बॉन्ड कहते हैं। इसके अलावा मेरा जो कार्बन होगा वो दो बॉन्ड यहाँ बनाएगा, एक यहाँ बनाएगा बॉन्ड, एक यहाँ बनाएगा, एक यहाँ बनाएगा। तो नॉर्मली अगर मुझे लिखना होगा तो मैं ऐसे लिखता हूँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस तरीके से दो लिख देता हूँ। यहाँ पर कुछ तो एक आएगा, यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर कुछ होगा। याद रखना डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड सिग्मा है, एक बॉन्ड पाई है। ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा। अब ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके ऊपर। अब बॉन्ड पाई बॉन्ड रिक्वायर्स 25 किलो जूल पर मोल टू रोटेट। ड्यू टू दिस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स और ग्रुप गेट फिक्स। अब देखो 25 किलो जूल की एनर्जी मॉलिक्यूल्स के लिए बहुत हाई होने की वजह से ये पाई बॉन्ड इतने आसानी से रोटेट नहीं होता है। सिंस ये मॉलिक्यूल इतने आसानी से रोटेट नहीं होगा, तो जो यहाँ पर बॉन्ड बनाया होगा और जिसने यहाँ बॉन्ड बनाया होगा, जिसने यहाँ बॉन्ड और जिसने यहाँ बॉन्ड बनाया होगा, वो अपनी पोजीशन ऑलमोस्ट उनकी फिक्स हो जाती है। देखो मेरे पास इस तरीके से बॉन्ड बना हुआ है, इसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, और ऐसे मेरे पास पाई बॉन्ड बना हुआ है। अगर मैं कार्बन को रोटेट करूँ तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा, लेकिन सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड सिर्फ वहीं पे रोटेट होगा। यूट्यूब पे अगर आप जाके देखोगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो मेरा अल्कीन्स के बारे में मैंने काफ़ी अच्छा इथीन का वीडियो बनाया हुआ है, जहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब डिफरेंट कंपाउंड ऑब्टेन ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, आपका ये रोटेशन इतने आसानी से हो नहीं सकता। इसकी वजह से जो मेरे पास डिफरेंट कंपाउंड होते हैं, हम उन्हें ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, मेरे पास यहाँ पे CH3, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब बात करते हैं सिस एंड ट्रांस क्या होता है। देखो अगर दो फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड के अक्रॉस, ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे जहाँ जिस एक्सेस पर बॉन्ड बनता है, जिस एक्सेस पर बॉन्ड बनता है उस एक्सेस को हम हमेशा Z एक्सेस मान के चलते हैं। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो बच्चे अक्सर भूल जाते हैं और उनको ये याद नहीं होता। जो बॉन्ड एक्सेस होती है ना, जहाँ पर बॉन्ड बनता है, उसको हम हमेशा Z एक्सेस मान के चलते हैं। बाकी आप इसको X एक्सेस मान लो, इसको Y एक्सेस मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जहाँ बॉन्ड बनेगा वो आपका Z एक्सेस होगा। तो अगर ये मेरी बॉन्ड एक्सेस है, ये इस तरीके से मेरी बॉन्ड एक्सेस है, अगर बॉन्ड के एक्सेस के एक तरफ अगर दोनों मॉलिक्यूल्स एक जैसे हैं तो हम उसे सिस कहते हैं। और अगर बॉन्ड एक्सेस के दो अपोजिट डायरेक्शन में दो सेम मॉलिक्यूल अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम उसे ट्रांस कहते हैं। तो ये हमारा सिस एंड ट्रांस का जो क्लासिफिकेशन है, ये बॉन्ड एक्सेस के अक्रॉस दो सेम ग्रुप अगर एक साइड में प्रेजेंट हैं तो हम उसे सिस कहेंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है तो हम उसे ट्रांस कहेंगे। इसलिए यहाँ पे बेसिक कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट आपके दो मॉलिक्यूल एक जैसे होने चाहिए, इस कार्बन के साथ लगा हुआ और इस कार्बन के साथ। देखो दोनों एटम्स अलग अलग कार्बन पे होने चाहिए, तो ही हम उन्हें, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जब इसको ये अगर यहाँ चला जाए, अब इसको तोड़ के यहाँ आना पड़ेगा, रोटेट करके नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड होता है इसका रोटेशन इतना ईजी नहीं होता, 25 किलो जूल की एनर्जी मिलती नहीं है। तो अगर इस मॉलिक्यूल को इसमें कन्वर्ट करना है तो ये मीथेन को यहाँ से बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, हाइड्रोजन को बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ये वहाँ जाएगा, वो इसीलिए इनको कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ रोटेशन करने से एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। तो सिस ब्यूट 2 इन और ट्रांस ब्यूट 2 इन, ये 1 2 3 4 ब्यूटेन है, ब्यूटेन में सेकंड कार्बन पे अल्कीन डबल बॉन्ड पर लगा है तो ब्यूट 2 इन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रांस ब्यूट 2 इन है क्योंकि दो अपोजिट डायरेक्शन में है बॉन्ड एक्सिस के। सिमिलरली अगर मैं मैलिक एसिड की बात करूँ, देखो ये मेरी बॉन्ड एक्सिस है, इस बॉन्ड एक्सिस के एक साइड में दो फंक्शनल ग्रुप एक जैसे हैं तो ये मेरा हो जाएगा सस। और मैलिक एसिड, इसी में अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, ये देखो C डबल बॉन्ड, इसे हम कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड। सो मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को याद रखना। ट्रांसब्यूटिन को तो आइडेंटिफाई करने का तरीका समझा, कैसे करना, बॉन्ड एक्सिस को देखना, बॉन्ड एक्सिस के अक्रॉस अगर दोनों एक तरफ हैं तो हम उन्हें कहेंगे सिस, अगर दो अपोजिट डायरेक्शन में तो हम उसे कहेंगे ट्रांस। सिमिलरली मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड के बीच में क्या रिलेशन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद रखना मैलिक एसिड एक सिस कंपाउंड है और फ्यूमेरिक एसिड एक ट्रांस कंपाउंड है, बल दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ ईच अदर। तो आई होप आपको सिस एंड ट्रांस के बारे में यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ना। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, वो कौन से अल्कीन्स हैं जो सिस एंड ट्रांस दिखा सकते हैं और कौन से नहीं दिखा सकते। अब देखो अगर मैं यहाँ से
एक अल्कीन लेता हूँ ये वाला, जहाँ पे कार्बन बॉन्ड कार्बन है और ये मेरी बॉन्ड एक्सेस है। यहाँ पर ए और ए जो है वो सेम कार्बन पे है, अपोजिट कार्बन पे ए है ही नहीं कहीं पे। दो फंक्शनल ग्रुप सेम होने चाहिए। देखो हमारा डेफिनेशन है, अगर सेम फंक्शनल ग्रुप एक सेम एलिमेंट ग्रुप एक साइड में होगा तो हम उसे सिस कहेंगे, लेकिन वो सेम ग्रुप अलग अलग कार्बन पे होना चाहिए। यानी से ये बॉन्ड एक्सेस है तो अलग कार्बन पे है। अगर ये CH3 सेम कार्बन पे यहाँ हो जाता, अगर यहाँ CH3 हो जाता और यहाँ अगर H हो जाता, तो ये सिस और ट्रांस नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर केस में आप वो बना ही नहीं पाओगे ना। तो आपके अगर ए और ए अगर सेम कार्बन पे लगे हैं तो ये सिस एंड ट्रांस नहीं दिखाएगा, समझा। तो हर अल्कीन सिस एंड ट्रांस नहीं दिखाता, ये बात रखना, सिस एंड ट्रांस की कंडीशन होती है। सिमिलरली अगर मान लीजिए मेरे पास 3 ए मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए का मतलब होता है कोई फंक्शनल ग्रुप। जैसे यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए के साथ, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बी के साथ, इसको ए के साथ और इसको बी के साथ। तो ए और ए अपोजिट कार्बन पे हैं, अलग कार्बन पे, बी और बी अलग कार्बन पे। अगर दोनों ए एक कार्बन पे हो जाते और दोनों बी अगर एक कार्बन पे हो जाते तो वो सिस एंड ट्रांस नहीं दिखा पाता, क्योंकि फिर बॉन्ड के अक्रॉस अपोजिट वो हम कैसे निकाल के लेके आते। एग्री। यहाँ पर भी नहीं हो सकता। अगर मान लो दोनों ए एक तरफ हैं और सामने भी दो सेम ग्रुप हैं, यहाँ पर दो अलग ग्रुप थे, 2 ए इधर थे, यहाँ पर 2 ए यहाँ पर हैं और 2 एक्स यहाँ पर हैं। मैं मानता हूँ 2 सेम ग्रुप हैं, लेकिन दोनों सेम ग्रुप एक ही कार्बन पे हैं, ये भी सिस और ट्रांस नहीं दिखाएगा। सिमिलरली देखो इसका एग्जांपल मैंने नीचे लिखा हुआ है। इसका एग्जांपल अगर आप देखो ए और ए, तो दैट इज CH3 एक्स और वाई, क्लोरीन और हाइड्रोजन। ये टाइप का अल्कीन सिस एंड ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखा सकता। सिमिलरली देखो ए मीथेन मिथाइल 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 ग्रुप और यहाँ पर एक हाइड्रोजन ग्रुप, तो 3 ग्रुप एक जैसे हैं, चौथा ग्रुप अलग है, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाएगा। अब अगर मान लो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, यहाँ मिथाइल ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, अरे क्या फायदा। लेकिन सिस एंड ट्रांस तो बॉन्ड एक्सेस के अक्रॉस हम देखते हैं ना, अपोजिट में होना चाहिए। देखो यहाँ पर भी आप सिमेट्री लगा सकते हो, ये आपका सेंटर ऑफ एक्सेस है, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सेस है मॉलिक्यूल का। अगर इसके अपोजिट में कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा तो ही हम उसे ट्रांस कहेंगे, और अगर इसके सेम डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा तो ही हम उसे सिस कहेंगे। यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल एक ही कार्बन पे हैं तो ये सिस और ट्रांस नहीं दिखा सकता। आई होप यहाँ तक लॉजिक समझ में आया होगा। अब सिस एंड ट्रांस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में हमेशा याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नंबर 1, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस इज हाइयर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिस। क्यों? सिमेट्रिकल पैकिंग। भाई ट्रांस मॉलिक्यूल जो होता है उसमें सिमेट्री आ जाती है। जैसे अब यही देख लो ना, इस मॉलिक्यूल में और इस मॉलिक्यूल में क्या फ़र्क है। यहाँ पर प्रॉपर सिमेट्री दिख रही है आपको, यहाँ पर आपको सिमेट्री, यहाँ जब ये मॉलिक्यूल पैकिंग करने जाएगा तो दोनों बल्कि ग्रुप एक ही साइड में आ गए, 2 बल्कि ग्रुप यानी 2 बड़े बड़े CH3 एक साइड में आ गए। यहाँ पर पैकिंग उतने अच्छे से नहीं हो पाती जितने अच्छे से पैकिंग आपके ट्रांस मॉलिक्यूल में हो पाती है। ये रीज़न होता है कि आपका जो ट्रांस मॉलिक्यूल होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, सिस का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। रीज़न क्या है? सिमेट्रिकल पैकिंग। दूसरा, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। सिस में वो एक दूसरे को, बल्कि ग्रुप सारे एक तरफ है तो थोड़ी दूरी बनाए रखते हैं, समझ में आया। तो सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास एक सिमेट्रिकल अल्कीन है, सिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब जैसे ये देखो यहाँ पे ये इसको हम सिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं। ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, 2 ग्रुप एक जैसे, 2 ग्रुप एक जैसे। अगर वो सिमेट्रिकल अल्कीन है, अब देखो यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप है, मान लेते हैं मिथाइल ग्रुप की कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को यहाँ खींचेगा, इसकी कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो यहाँ खींचेगा, तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में बनेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ मिथाइल ग्रुप अगर यहाँ खींच रहा है तो यहाँ मिथाइल ग्रुप यहाँ खींच रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, म्यू का वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमारे जो ट्रांस अल्कीन्स होते हैं ना, ट्रांस अल्कीन्स वो यूजुअली नॉन पोलार होते हैं या कम पोलार होते हैं। यहाँ मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे ये ट्रांस विल बी इक्वल टू 0 आएगा एंड म्यू सिस इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि जो आपका सिस वाले अल्कीन होते हैं इसमें कुछ डाइपोल मोमेंट बनेगा, ये एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करते। तो यहाँ पर म्यू का वैल्यू विल नॉट बी इक्वल टू 0 और यहाँ पर म्यू का वैल्यू विल बी इक्वल टू 0, बिकॉज ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे दोनों क्लोरीन एक तरफ है, अब अगर दोनों क्लोरीन एक तरफ है तो ये भी यहाँ पर खींचेगा, ये भी यहाँ पर खींचेगा, डाइपोल मोमेंट एक तरफ बनेगा। लेकिन अगर दोनों क्लोरीन अपोजिट डायरेक्शन में होते तो ये डाइपोल मोमेंट यहाँ, ये डाइपोल मोमेंट यहाँ, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते, म्यू का वैल्यू कितना निकल के आता? 0। तो ये डाइपोल मोमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सिस और ट्रांस का, ठीक है। ये बहुत हेल्प करता है अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हो हायर एजुकेशन में जाके, ये आपको काम आएगा। दूसरा, सल्यूबिलिटी के बारे में बात करते हैं। सल्यूबिलिटी ऑफ सिस आइसोमर, जो सिस आइसोमर होता है ना, इज ग्रेटर देन ट्रांस आइसोमर। सिस आइसोमर्स आर मोर सल्यूबल देन योर ट्रांस आइसोमर। एक और इंपॉर्टेंट बात बता लेता हूँ, ट्रांस आइसोमर्स आर मोर टाइटली हेल्ड इन क्रिस्टल लैटिस
ट्रांस आइसोमर क्रिस्टल में इतने अच्छे से पैकिंग दिखाते हैं, इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, वो जल्दी आसानी से मेल्ट नहीं होते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ये आपको हेल्प करेंगे बहुत सारी चीज़ों में। आई होप आपको सिस एंड ट्रांस समझ में आया होगा। अब बात करते हैं उन अल्कीन्स के बारे में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाएंगे और जो दिखाएंगे। देखो सबसे बड़ी बात हमने यहाँ पर देख लिया, ये वो अल्कीन्स हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाते हैं, ठीक है, और ये वो अल्कीन्स हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाएंगे। देखो दोनों भी अपोजिट में है, दोनों ए अपोजिट में है, अलग कार्बन पे है, तो अब ये सिस और ट्रांस दिखा सकते हैं। ये इसका सिस है, ये इसका ट्रांस है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन बना दूँ, बॉन्ड एक्सेस बना दूँ, तो बी और बी एक तरफ है, ए और ए एक तरफ है, सिस। बॉन्ड एक्सेस बना दूँ तो ए और ए अपोजिट है, बॉन्ड एक्सेस के अपोजिट में है, तो ये हो जाएगा ट्रांस। यहाँ बॉन्ड एक्सेस के अपोजिट में है, तो ये हो जाएगा ट्रांस। सिमिलरली अगर दो ए एक जैसे हैं, बाकी के दो मॉलिक्यूल अगर अलग भी होंगे फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट मिनिमम कंडीशन क्या है, मिनिमम कंडीशन है सिस और ट्रांस दिखाने के लिए मिनिमम एटलीस्ट दो मॉलिक्यूल एक जैसे होने चाहिए, दो ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम्स, और वो अलग अलग कार्बन पे होने चाहिए, तो ही वो सिस एंड ट्रांस दिखाएगा, वरना वो सिस एंड ट्रांस नहीं दिखाएगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये मॉलिक्यूल सिस एंड ट्रांस नहीं दिखाते हैं, ये मॉलिक्यूल सिस एंड ट्रांस दिखाते हैं। नाउ देयर इज अ स्पेशल कंडीशन, व्हाट इफ दोनों कार्बन पे चारों ग्रुप अलग अलग लगे हों, चारों ग्रुप अलग अलग लगे हों। सो डू वी हैव सम डिफरेंट काइंड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर देम? यस। अगर आपके अल्कीन पे मिनिमम अगर कोई दो ग्रुप एक जैसे हैं, मिनिमम कोई दो ग्रुप अगर एक जैसे हैं और अलग अलग कार्बन पे हैं, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म सिस एंड ट्रांस दिखा देंगे। लेकिन अगर नहीं है तो वी हैव अ डिफरेंट नोमेनक्लेचर जिसको हम ENZ नोमेनक्लेचर कहते हैं। ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया था अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये अल्कीन है, ये मेरी बॉन्ड एक्सेस है, यहाँ पर एक A है, एक B है, एक C है और एक D है। चारों लोग जो लगे हुए हैं, दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स, दे आर डिफरेंट ग्रुप्स, दे कैन बी डिफरेंट एटम्स, दे कैन बी डिफरेंट ग्रुप, वॉट एवर दे आर नॉट सेम। So in such alkenes we do not have cis and trans का label, rather we use ENZ nomenclature based on CIP rule. Now what is the CIP rule? It was given by Kahn, Ingold and Prelog, जिसको प्रायोरिटी ऑर्डर का रूल भी कहा जाता है ना। ये रूल बेसिकली तुमको क्या बताता है, देखो मानो फॉर एग्जांपल मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, एक तरफ है आयोडीन, एक तरफ है ब्रोमीन, एक तरफ है क्लोरीन, एक तरफ है फ्लोरीन। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे बॉन्ड एक्सेस, ये है मेरी बॉन्ड एक्सेस। अब ये कार्बन को देखेंगे, इस कार्बन के ऊपर और नीचे इफ यू सी, ये फ्लोरीन है और ये क्लोरीन है। मुझे बताओ किस्म का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, विच हैज़ गॉट मोर मॉलिक्यूलर मास? ऑब्वियसली क्लोराइड हैज़ गॉट हायर मॉलिक्यूलर मास, तो इसको हम नंबर 1 बोलेंगे, और इसके अलावा जो इस कार्बन पे दूसरा बंदा अटैच्ड है उसको हम 2 बोलेंगे। तो ये पहली प्रायोरिटी, इसलिए इसको प्रायोरिटी ऑर्डर कहा जाता है। सिमिलरली अब हम सेकंड कार्बन पे चलते हैं, यहाँ पर ब्रोमीन है और यहाँ पर आयोडीन है। किसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा होगा? जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा। आयोडीन का मास ज़्यादा है क्योंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक मास इंक्रीजेस एंड एटॉमिक नंबर आल्सो इंक्रीजेस, ये हमने पढ़ा था। तो आयोडीन को प्रायोरिटी नंबर 1 दिया जाएगा और ब्रोमीन को प्रायोरिटी नंबर 2 दिया जाएगा। ना इफ़ यू लुक वेरी केयरफुली, जो दोनों हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप हैं, इस कार्बन का भी हायर प्रायोरिटी, इस कार्बन का भी हायर प्रायोरिटी, ठीक है, इसका भी हायर प्रायोरिटी यानी प्रायोरिटी नंबर 1 और इसका भी हायर प्रायोरिटी, दोनों उस बॉन्ड एक्सेस के एक तरफ है। जब दोनों बॉन्ड एक्सेस के एक तरफ होंगे हम उसे Z आइसोमर कहेंगे। और अगर इसका फर्स्ट ऑर्डर प्रायोरिटी और इसका फर्स्ट ऑर्डर प्रायोरिटी उस बॉन्ड एक्सेस के अपोजिट में होंगे, मतलब एक तरीके से तुम ये कह सकते हो Z आइसोमर रिप्रेजेंट करता है सिस को। बस फर्क सिर्फ ये है, उसमें सिस में हम ये दोनों एक होने चाहिए थे, सेम। अगर यहाँ क्लोरीन है तो यहाँ भी क्लोरीन होना चाहिए था। अब यहाँ हम सेम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ हम सिर्फ क्या कह रहे हैं, दोनों का एटॉमिक मास सेम होना चाहिए। एटम अलग अलग होंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसकी प्रायोरिटी नॉट एटॉमिक मास सेम होना चाहिए, उसकी प्रायोरिटी सेम होनी चाहिए। ये भी इस कार्बन का फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, ये भी इस कार्बन का फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर दोनों कार्बन का फर्स्ट प्रायोरिटी सेम साइड में है तो हम उसे Z आइसोमर कहेंगे, विच ऑल्सो रिप्रेजेंट्स दिस आइसोमर एक तरीके से। और अच्छा सेकंड एग्जांपल देखो, यहाँ पे ये मेरी बॉन्ड एक्सेस है, क्लोरीन इधर है, फ्लोरीन इधर है, आयोडीन इधर है, ब्रोमीन इधर है। अब इस कार्बन का क्लोरीन और फ्लोरीन में क्लोरीन फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये सेकंड प्रायोरिटी है। इस कार्बन में ब्रोमीन और आयोडीन में आयोडीन फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी और इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी बॉन्ड एक्सेस के अपोजिट में है, बॉन्ड एक्सेस के अपोजिट में है। दैट सिंपली मीन्स ये क्या हो जाएगा, E आइसोमर हो जाएगा, विच ऑल्सो रिप्रेजेंट एक तरीके से ट्रांस आइसोमर। आई होप लॉजिक समझ में आया। अब देखिए ये सीक्वेंस रूल क्या है।
अब हमें किसको पहले प्रायोरिटी देनी है, किसको पहले प्रायोरिटी नहीं देनी है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो ये पूरा सीक्वेंस रूल है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे आप प्रायोरिटी को डिसाइड करते हो। अगर मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और इस कार्बन पे अगर कुछ ए और बी लगा हुआ है और इस कार्बन पे अगर सी और डी लगा हुआ है, तो ए मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा या बी मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा? हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट? तो सबसे बड़ी सिंपल सा फंडा है, प्रायोरिटी ऑर्डर जो होगा वो डिपेंड करेगा उनके एटॉमिक मासेस पे। हायर प्रायोरिटी इज असाइन टू दी एटम्स विद हायर एटॉमिक नंबर, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी हम। अब देखो एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है उसका मास भी ज़्यादा होगा, ठीक है। सो बहुत सारी जगहों पे टीचर्स आपको ऐसे समझाते हैं जिसका मास ज़्यादा होगा, आप इसको ऐसे समझ सकते हो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा। इन केस अगर आइसोटोप्स आ गए तो, so if isotopes of the same elements are attached, isotopes with a higher mass will be given higher priority। तो इसीलिए बहुत बार टीचर्स क्या करते हैं ना, वो आपसे ये कहते हैं जिसका मास ज़्यादा उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दे दो, क्योंकि ऑब्वियसली उस मास उसी का ज़्यादा होगा जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा। पीरियोडिक टेबल में ऐसा कभी नहीं होता कि एटॉमिक नंबर ज़्यादा है और मास उसका कम है कंपैरेटिवली, ठीक है, बहुत रेयरली ऐसा, आई डोंट रिमेंबर ऐसा कहीं रेयरली होता होगा। बट अगर मान लीजिए अगर एटॉमिक नंबर भी मान के चलते हैं, अगर दो ऐसे एटम आ गए जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, यहाँ पर अगर हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पर अगर ड्यूटेरियम आ गया, तो किसको प्रायोरिटी पहले दोगे? तो जिसका मास ज़्यादा होगा, ड्यूटेरियम का मास ज़्यादा है तो प्रायोरिटी नंबर 1 उसको मिलेगी, हाइड्रोजन का मास करना प्रायोरिटी नंबर 2 उसको मिलेगी। तो रेदर देन सेइंग इट एज एटॉमिक नंबर, हम इसको एटॉमिक मास के हिसाब से नाम याद रखते हैं, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, ये याद रखें। अच्छा, अगर मान लो यहाँ किसी पे ऐसा कुछ हो जाता है कि इस कार्बन के साथ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे लगाओ, उस केस में क्या करोगे? तो उस केस में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा होगा तो उसको हम ऐसे इमेजिन करेंगे जैसे कार्बन के साथ 2 इक्विवेलेंट ऑक्सीजन लगे, ऐसे इमेजिन करके चलेंगे कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन लगे। देखिए CIP रूल के बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, ये काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है, इवन स्पेशली जो BSc MSc के बच्चे हैं उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर इवन IIT JEE नीट के बच्चों के लिए भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अलग से मैं एक वीडियो बना के आपको कभी पढ़ा दूंगा, बट फिलहाल आपको यहाँ पे सिर्फ मेन चीज़ें याद रखनी है। यहाँ उन्होंने एक लिस्ट बना दी है प्रायोरिटी में, जैसे आयोडीन विल बी ग्रेटर देन ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन। अब देखने में तो ये ऐसा लग रहा है जैसे इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर है, पर हम मास भी देख सकते हो, आयोडीन का मास ब्रोमीन से ज़्यादा है, ब्रोमीन का क्लोरीन से, फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन। सिमिलरली यहाँ पे इन्होंने अलग अलग लिस्ट बना दी है कि अगर कल को एक कार्बन पे 2 लोग अटैच्ड हैं, A और B, एक तरफ फ्लोरीन है और एक तरफ हाइड्रोजन है, तो किसको प्रायोरिटी नंबर 1 मिलेगी? तो जिसका मास ज़्यादा, या मैं कहूँ जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा, उसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी। दैट्स इट। बाकी ये भी कुछ रीड करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे Z का मतलब बनाया हुआ है, यहाँ पे E का मतलब बता दिया गया। E का मतलब क्या होता है, Z का मतलब इट्स अ जर्मन वर्ड मीनिंग टुगेदर। अगर 2 लोग एक साथ एक तरफ हैं मतलब वो Z हो जाएगा। सी, अगर दोनों एक तरफ हैं, ये भी इधर है ये भी इधर है, मतलब दोनों एक साथ हैं टुगेदर, इसका मतलब क्या हो जाएगा Z। और E का मतलब होता है अगेंस्ट, यानी जब 2 एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, बॉन्ड एक्सेस के, ये इधर है ये इधर है, इसका मतलब दे आर अगेंस्ट ईच अदर, उसको हम E कहते हैं। आई होप ये लॉजिक अब आपको याद रहेगा, ठीक है। अब कुछ ऐसे अल्कीन्स के बारे में बात करते हैं जहाँ पे हम ट्रांस भी लगा सकते हैं, हम उनको सिस और ट्रांस में भी क्लासीफाई कर सकते हैं, जिनको हम E और Z में भी क्लासीफाई कर सकते हैं। बेहतरीन एग्जाम्पल आपके सामने, जैसे ये, अगर मैं देखूँ यहाँ पे, ये मेरी बॉन्ड एक्सेस है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन। अगर मैं तुमसे पूछूं सिस और ट्रांस बताओ, तो दोनों कार्बन के ऊपर के जो सेम ग्रुप हैं वो सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये सिस आइसोमर है। अब अगर मैं पूछूं ये Z आइसोमर है या E आइसोमर है, तो अब प्रायोरिटी देखेंगे, ये प्रायोरिटी नंबर 1 है। सो दिस इज माई प्रायोरिटी नंबर 1, क्योंकि कार्बन के साथ कार्बन लगा है, कार्बन का एटॉमिक मास ज़्यादा होता है, वो हाइड्रोजन्स तो कार्बन के साथ लगे, हमको कार्बन के साथ कौन लगा है वो देखना है, ठीक है। इस कार्बन के साथ कार्बन लगा रहेगा, उसके साथ 3 हाइड्रोजन्स लगे, तो ये प्रायोरिटी नंबर 2 है, ये प्रायोरिटी नंबर 1 है, ये प्रायोरिटी नंबर 2 है, दोनों हाई प्रायोरिटी एक साइड में है, इसीलिए वो सिस है और वो Z आइसोमर है। अच्छा, यहाँ बताओ यहाँ पर क्या होगा, देखो हमने Z का मतलब सिस माना था ना, Z इज इक्विवेलेंट टू सिस, बट हमेशा नहीं होगा, ऐसा हमेशा नहीं होगा कि वो सिस आइसोमर होगा तो वो Z ही होगा, अगर वो Z है तो वो हमेशा सिस ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे भी मैं थोड़ी देर में देके बताता हूँ। यहाँ देखो, ये मेरा सेम ग्रुप अपोजिट साइड में है, अगर दोनों अपोजिट साइड में है तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांस आइसोमर अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल सिस एंड ट्रांस। वो E एंड Z होगा क्या, तो E एंड Z में तो प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी, दिस इज प्रायोरिटी नंबर 1, दिस इज प्रायोरिटी नंबर 2, दिस इज प्रायोरिटी नंबर 2, दिस इज प्रायोरिटी नंबर 1, दोनों प्रायोरिटी एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, जिसका मतलब वो E आइसोमर होगा। ठीक है, चलो समझ में आया। व्हाट अबाउट दिस, इसको देखो, यू टेल मी अबाउट दिस। यहाँ बताओ सर, यहाँ अगर मैं देखूँ इस हिसाब से तो ये 2 ग्रुप एक जैसे दिख रहे हैं और 2 एक दूसरे के अगेंस्ट है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है, इसका मतलब तो ये ट्रांस आइसोमर होगा, ये तो बड़ा फिक्स है।
अब अगर मैं तुमसे पूछूं ये ई और जेड में कैसे क्लासीफाई करोगे, तो प्रायोरिटी ऑर्डर लेना पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ देखूं तो हाइड्रोजन और मिथाइल में इसकी प्रायोरिटी नंबर 1 होगी, इसकी प्रायोरिटी नंबर 2 होगी। जब इन दोनों में प्रायोरिटी को चेक किया जाएगा तो इसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि ये बड़ा ग्रुप है तो इसमें का मास भी ज़्यादा होगा। दिस इज प्रायोरिटी नंबर 1। सो प्रायोरिटी सेम साइड में है, दोनों की प्रायोरिटीज हायर प्रायोरिटी सेम साइड में है, लेकिन फिर भी वो ट्रांस है। तो इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी, जब मैं आपसे कहता हूँ जेड आइसोमर का मतलब सिस जैसा होता है, वो हमेशा सिस होगा, सिस जैसा होता है। वी कंपेयर इट विद सिस, क्योंकि सिस में भी हम क्या देखते हैं, सेम साइड होना चाहिए, और जेड आइसोमर में भी हम क्या देखते हैं, सेम साइड होना चाहिए। लेकिन सिस में हम सेम मॉलिक्यूल देखते हैं, सेम मॉलिक्यूल सेम साइड में होना चाहिए, पर यहाँ पे हम प्रायोरिटी देखते हैं। अब प्रायोरिटी में ज़रूरी थोड़ी ना दोनों सेम होंगे, अलग अलग भी तो हो सकते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो बच्चे समझ नहीं पाते। सो ये 2 एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए काफ़ी हैं। ये सिस है पर जेड है, ये जेड है, ये ट्रांस है, ये ट्रांस मॉलिक्यूल है, फिर भी ये जेड है। देखो ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, इसलिए ट्रांस है, और ये मेरी बॉन्ड एक्सेस है। लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से ये मेरी पहली प्रायोरिटी है, ये मेरी सेकंड प्रायोरिटी है, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये मेरी सेकंड प्रायोरिटी है। इस वजह से ये जेड आइसोमर कहलाएगा। तो ऐसा कभी नहीं होता, ये मिथ है। बहुत बच्चों को ये लगता है कि जेड आइसोमर का मतलब हमेशा सिस होगा, नहीं, ज़रूरी नहीं है। देखो यहाँ देख लो, चाहिए तो यहाँ अगर मैं लाइन ड्रॉ करके, ये बॉन्ड एक्सेस है, दोनों सेम ग्रुप बॉन्ड के सेम साइड में मानता हूँ तो वो सिस आइसोमर कहलाएगा, एग्री। लेकिन क्या वो ई आइसोमर है, क्या वो जेड आइसोमर है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर देखना पड़ेगा। इसमें इसकी प्रायोरिटी नंबर 1 है और यहाँ इसकी प्रायोरिटी नंबर 1 है। ये सेकंड प्रायोरिटी का है और ये सेकंड प्रायोरिटी। मतलब इस कार्बन के साथ जो ग्रुप लगा हुआ है, अगर उसका वजन ज़्यादा है तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी, इसका वजन ज़्यादा है तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी। अब भाई CH3 का वजन ज़्यादा होगा या CH2 CH3 का वजन ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली उसका वजन ज़्यादा होगा। देखो इसीलिए मैं वेट के हिसाब से समझा रहा हूँ। बुक में इवन तो आप लोगों को उन्होंने हायर एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, लेकिन मैं वेट के हिसाब से इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर हम लोग वेट के हिसाब से ही चीज़ों को क्लासीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसकी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में। सो कहने के लिए भले ही वो सिस आइसोमर है, मैं कहने के लिए भले ही वो सिस आइसोमर है, लेकिन वो एक दूसरे के अपोजिट है, वो ई आइसोमर भी कहलाएगा। अब सिस तो जेड जैसा होना चाहिए था, ज़रूरी नहीं है हमेशा। आई होप इन 2 एग्जाम्पल से ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो ये क्या होगा, ये जेड होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये जेड होगा और हायर प्रायोरिटी दोनों सेम साइड में है और ये अपोजिट में है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस आइसोमर। ये क्या होगा, दोनों प्रायोरिटी एक दूसरे के अपोजिट में है, तो ये क्या हो जाएगा, ई आइसोमर हो जाएगा। लेकिन ये सिस आइसोमर भी है, क्यों, क्योंकि दोनों सेम साइड में है, दोनों अपोजिट में। और प्रायोरिटी के हिसाब से दिस इज प्रायोरिटी नंबर 1, दिस इज प्रायोरिटी नंबर 1, दिस इज प्रायोरिटी नंबर 1, दिस इज प्रायोरिटी नंबर 1। दोनों प्रायोरिटी सेम साइड में इसलिए जेड, बट सेम ग्रुप अपोजिट साइड में इसलिए ट्रांस। दोनों प्रायोरिटी अपोजिट साइड में इसीलिए ई, पर दोनों सेम ग्रुप सेम साइड में इसीलिए सिस। क्लियर हुआ, सिस ट्रांस ई जेड। आई होप अब ये BSc के बच्चों को भी क्लियर हो गया होगा, JEE नीट वालों के लिए तो ये ही है जरूरी। आई होप BSc MSc के स्टूडेंट्स को भी समझ में। अगला हमारा टॉपिक होगा जिसको कहा जाता है सिन एंड एंटी। नाउ व्हाट बेसिकली डू यू मीन बाय सिन एंड एंटी। देखो सिन और एंटी हम यूजुअली एल्डोक्साइम और कीटोक्साइम के लिए यूज करते हैं। अब इसमें फंडा क्या है, अगर H और OH एक साइड में होंगे तो उसे सिन कहा जाएगा, और अगर H एंड OH अगर अपोजिट साइड में होंगे तो उसे एंटी कहा जाएगा। कैसे समझाओ, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बॉन्ड OH, इसको ऑक्साइम कहा जाता है, ठीक है। अब कार्बन के साथ अगर हम सबसे पहले बात करते हैं एल्डोक्साइम की, व्हाट डू यू मीन बाय एल्डोक्साइम, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है, जिसके साथ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है। सबसे पहले हम एल्डोक्साइम की बात करते हैं। व्हाट इज एल्डोक्साइम, आपके पास कार्बन है, यहाँ पर एक कोई ग्रुप लगा होगा A, यहाँ पर कोई ग्रुप लगा होगा B, डबल बॉन्ड होगा नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन का एक तरफ लोन पेयर होगा और दूसरी तरफ आपका होगा OH, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ वो एल्डोक्साइम है, व्हाट डू यू मीन बाय एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का मतलब हमने क्या पढ़ा था, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होना चाहिए, एक तरफ R ग्रुप होना चाहिए और एक तरफ हाइड्रोजन होना चाहिए। अब ऑक्सीजन की जगह हमने वहाँ ऑक्साइम ग्रुप ला के रख दिया है, ऑक्साइम ग्रुप, और अगर ये एल्डोक्साइम बनाना है तो यहाँ पर हाइड्रोजन आना पड़ेगा,
तभी तो वो एल्डिहाइड जैसा ऑक्साइन बनेगा, एल्डोक्साइन बनेगा। आई होप आप लॉजिक समझ में आया। अब देखो, अगर इस कार्बन का हाइड्रोजन, क्योंकि एल्डोक्साइन है, और इस नाइट्रोजन का OH अगर सेम साइड में होगा तो हम उसे सिन कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन और OH सेम साइड में है तो सिन। लेकिन अगर ये OH यहाँ होता और लोन पेयर यहाँ होता तो दोनों अपोजिट साइड में चले जाते, एल्डोक्साइन में दोनों अपोजिट में चले जाते, तब हम उसे एंटी कहते। आई होप सिन और एंटी एल्डोक्साइन में कैसे बनाते हैं आपको समझ में आया। याद रखना, हमारे पास होता है RC+O, इस तरीके से RC+OH, इसको हम एल्डिहाइड कहते हैं। तो RC+N+OH, इसमें लोन पेयर और हाइड्रोजन, इसको हम एल्डोक्साइन कहेंगे, ये याद रखना। व्हाट अबाउट कीटोक्साइन? अगर कीटोक्साइन बनाना है तो कीटोन क्या होता है, RC+O और यहाँ पर R', दोनों सेम हो सकते हैं, दोनों अलग हो सकते हैं। तो कीटोक्साइन क्या होगा, C डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बॉन्ड OH, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पर कोई R ग्रुप और यहाँ पर कोई R ग्रुप, दोनों अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं या कोई और ग्रुप हो सकता है, जरूरी नहीं वो अल्काइल ग्रुप होगा, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कीटोक्साइन, क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कीटोन कहते हैं। क्लियर है? अब इसमें हम कैसे लगाएंगे, इसमें तो H और OH का फंडा लगा नहीं सकते कीटोक्साइन में। हाइड्रोजन में यहाँ पे तो हमने देखो इसमें H और OH का फंडा लगा दिया। अगर OH और H एक तरफ है एल्डोक्साइन में तो सिन हो गया, अपोजिट में है तो एंटी हो गया। कीटोक्साइन में क्या लगाएं, दोनों तरफ तो अल्काइल ग्रुप है, तो कंपैरिजन करने का कोई चांस ही नहीं है। अब अगर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप हैं तो यहाँ हम प्रायोरिटी ऑर्डर यूज़ करेंगे। कैसे प्रायोरिटी ऑर्डर यूज़ करेंगे, जैसे मेरे पास ये कीटोक्साइन एल्डोक्साइन C2H5 है, CH3 है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक स्ट्रक्चर है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, C2H5 को यहाँ, CH3 को वहाँ लेके जाता हूँ, दोनों को घुमा देता हूँ। अब C2H5 ये डायरेक्शन में, इस कार्बन पे दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर किसकी ज़्यादा होगी, प्रायोरिटी ऑर्डर इसकी ज़्यादा है। नाइट्रोजन पे तो OH है, तो अगर इस कार्बन का प्रायोरिटी ऑर्डर और OH अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये एंटी कहलाएगा, हायर प्रायोरिटी वाला। और अगर हायर प्रायोरिटी वाला और OH अगर सेम डायरेक्शन में है तो वो क्या कहलाएगा, वो सिन कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ अब ये क्लियर हो गया। तो एल्डोक्साइन में तो हम H और OH को देख के बता लेते हैं, क्योंकि इस कार्बन के यहाँ पे H होता है, क्योंकि वो एल्डोक्साइन एल्डिहाइड जैसा है। पर यहाँ पर कीटोक्साइन में हम प्रायोरिटी ऑर्डर, तो कीटोक्साइन्स आर नेम एज पर प्रायोरिटी ऑर्डर। आई होप क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। देखो तुम्हारे सामने मैंने लिख दिए यहाँ पर। अब हम हाइड्राजोन्स के बारे में और फिनाइल हाइड्रोजोन्स के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। ये तो ऑक्साइन्स की बात होगी। सो यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे, जैसे व्हाट इज हाइड्रोजोन्स, जिसमें N, यहाँ पे जो हम OH लगा रहे थे उसको हटा दो आप और वहाँ पे NH2 लगा दो। OH को हटा दो, OH लगेगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्साइन, और OH की जगह अगर NH2 लग जाता है तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजोन्स। अब हाइड्रोजोन्स को कैसे निकालोगे, सेम प्रायोरिटी ऑर्डर का फंडा लगाओगे। ये आपकी बॉन्ड एक्सेस है, ये आपकी बॉन्ड एक्सेस है, इन दोनों में से ये प्रायोरिटी नंबर 1 है। नाइट्रोजन में तो यही प्रायोरिटी है अकेली। तो अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो या तो आप इसे एंटी कह लो या तो आप इसे ई कह लो, क्योंकि सिन अपना ई और जेड में भी तो हम इसे ई कहते हैं, या तो आप इसे एंटी कह लो। बेसिकली ई हम अल्कीन्स के लिए यूज़ करते हैं, बट कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कंपेयर करके बताओ, अगर ये अल्कीन होता तो ये क्या होता, तो ये ई होता। वैसे तो इसको हम एंटी कहेंगे, क्योंकि सिन और एंटी हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ऑक्साइन्स एंड ऑल दोस हाइड्रोजोन्स एंड फिनाइल हाइड्रोजोन्स के लिए, ठीक है। और ई एंड जेड किसके लिए यूज़ करते हैं, अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के लिए। बट अगर कंपैरिजन करने बोल दिया जाता तब आप कैसे कंपेयर करते, तो अगर ये एंटी है तो ये ई जैसा दिख रहा है। अच्छा, अगर यहाँ देखो ये मेरी बॉन्ड एक्सेस है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है नंबर 1, और NH2 नाइट्रोजन पे तो यही एक प्रायोरिटी है, दोनों सेम साइड में। अगर दोनों सेम साइड में तो क्या हो गया, सिन, और ये यहाँ लगा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, दोनों सेम साइड में, दोनों प्रायोरिटी सेम साइड में तो क्या हो जाएगा, जेड। समझ में आया? तो हाइड्रोजोन्स को भी हमारा क्लियर हो गया। अब सिमिलरली जो आपने हाइड्राजोन्स के बारे में पढ़ा है वही फिनाइल हाइड्राजोन्स आ जाते हैं ना। व्हाट इज फिनाइल हाइड्राजोन्स? अब ये सब मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि IIT JEE नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। तो NH2 था ना, NH2, तो एक हाइड्रोजन को हटा के अगर वहाँ पे फिनाइल ग्रुप लग जाए, वो बेंजीन वाला ग्रुप लग जाए और इसमें ऐसे NH बन जाए, और वो NH लगा और नाइट्रोजन के साथ वो डबल बॉन्ड बना रहा और इस तरीके का स्ट्रक्चर, तो ये NH2 था ना, ये NH2 था। वो एक हाइड्रोजन को हटा लो और वहाँ पे ऐसे फिनाइल ग्रुप ला के लगा दो, तो ये फिनाइल हाइड्रोजन बन जाता है, हाइड्रोजन बन जाता है। तो यहाँ पर भी सेम फंडा होगा। ये देखो दोनों में से हायर प्रायोरिटी ग्रुप क्या है, ये है। दोनों हायर प्रायोरिटी ग्रुप एक साइड में है, इसको कहा जाएगा जेड। यहाँ पे दोनों हायर प्रायोरिटी ग्रुप बॉन्ड एक्सेस के अपोजिट साइड में है, उसे कहा जाएगा एंटी, या उसे हम ई कह सकते हैं। आई होप यहाँ तक फंडा समझ में आया होगा।
आई नो बहुत बड़ा वीडियो हो गया, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैं, बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ मैं, आप मुझे पॉज कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। यूट्यूब का यही एक फ़ायदा है। अगर आप ऐप पे देख रहे हो तो भी आप मुझे बार बार देख सकते हो, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप मुझे पॉज कर सकते हो, इवन स्पीड आप ऑल्टर कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं एक्सो एंड एंडो इन बाइसाइक्लिक कंपाउंड। सो आई होप यहाँ तक आपका सिस ट्रांस, एंटी और सिन एंड ENZ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, कब कहाँ पे कैसे यूज़ करना है और कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसको कहा जाता है एक्सो एंड एंडो इन बाइसाइक्लिक कंपाउंड। बेसिकली बाइसाइक्लिक कंपाउंड वो होते हैं जहाँ पे दो साइक्लिक कंपाउंड एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। द टर्म एक्सो एंड एंडो आर यूज्ड इन बाइसाइक्लिक कंपाउंड व्हेन टू रिंग्स और अ रिंग एंड अ ग्रुप आर इन सिस पोजीशन, इट इज कॉल्ड एक्सो स्टीरियो आइसोमर। सो मेरे पास ये दो कंपाउंड है, यहाँ पर मेरे पास अगर देखो कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, 3, 4, 5, 6 एंड कार्बन 7। कैन यू सी दिस इज इन अपवर्ड पोजीशन and this carboxylic acid C double bond OH is also in the same position. So अगर मेरे पास when two rings or a ring and a group are in cis position, it is called exostereoisomer. So मेरे पास यहाँ पर मेरा एक ग्रुप है जो सेम पोजीशन में ऊपर की तरफ है, ठीक है, इट्स एट द अपवर्ड साइड, एंड मेरी ये जो रिंग है ये भी मेरी अपवर्ड साइड में है, तो हम इसे कहेंगे एक्सो कंपाउंड। लेकिन अगर आप देखो ये मेरी रिंग ऊपर की साइड में है और मेरा ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप थोड़ा नीचे की तरफ गया हुआ है, इट्स डाउनवर्ड, इसको हम कहते हैं एंडो। व्हेन टू रिंग्स और अ रिंग एंड अ ग्रुप आर इन ट्रांस पोजीशन, इट इज कॉल्ड एंडो स्टीरियो आइसोमर। आई होप एक्सो और एंडो समझ में आया। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इफ यू सी दिस रिंग, ये वाली रिंग को आप देखो, ये रिंग ये ऊपर की तरफ एंड यहाँ से ये एक रिंग आई हुई है दूसरी, कैन यू सी दिस एंटायर रिंग ओवर हियर, दिस एंटायर रिंग, ये इफ यू सी ऊपर की तरफ लिफ्टेड है। सो अगर ये भी ऊपर की तरफ लिफ्टेड है एंड इवन दिस रिंग इज ऑल्सो लिफ्टेड अपवर्ड साइड, एंड हाइड्रोजन जो है वो नीचे की तरफ है, ऐसे हम इमेजिन कर सकते हैं, ये हाइड्रोजन नीचे की तरफ हैं और ये जो रिंग है ये ऊपर, ये एक कंपाउंड है मेरे पास जिसपे मेरे पास एक ग्रुप ऊपर की तरफ है और यहाँ पर दूसरा ग्रुप भी उसके साथ ऊपर की तरफ है, हम इसको कहेंगे ये क्या है, ये एक्सो कंपाउंड। ऑन दी कॉन्ट्ररी मेरे पास ये कंपाउंड है, इसमें एक ग्रुप ऊपर की तरफ है, आई हैव दिस अपवर्ड साइड, लेकिन ये जो है ये नीचे की तरफ है, कैन यू सी दिस इज डाउनवर्ड, और हाइड्रोजन अब ऊपर की तरफ आ गए हैं। सो मेरे पास ये दो रिंग्स अपोजिट डायरेक्शन में है, हम इसको क्या कहेंगे, एंडोस्टीरियो आइसोमर। यहाँ याद रखना एंडोस्टीरियो आइसोमर इज मोर स्टेबल देन एक्सोस्टीरियो आइसोमर बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस। जितने बल्कि ग्रुप होते जाते हैं वहाँ पे स्टेरिक रिपल्शंस यानी एक दूसरे को रिपल करने वाला जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास ये रिंग, और जब ये नीचे की तरफ होगी स्टेरिक एंट्रेंस कम होगा, इस वजह से आपका जो एंडो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। IIT JEE नीट के लेवल पे आप सिर्फ इतना याद रखो, दैट्स मोर देन इनफ। इवन अगर आप BSc MSc की तैयारी कर रहे हो तो आपको इसमें और डिटेल में थोड़ा जाना पड़ेगा, बट इस वीडियो में मैं उतना ज़्यादा डिटेल में जाने के मूड में नहीं हूँ और मैं जाना नहीं भी चाहता। इतना आप याद रखो, IIT JEE नीट वाले जितने बच्चे हैं आप लोगों के लिए मोर देन इनफ हो जाएगा। अगर आप BSc MSc IIT JEM वगैरह की तैयारी कर रहे हो, IIT JEM तक भी इतना मोर देन इनफ है। बाकी आप CSIR नेट वगैरह में जब स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चले जाते हो, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ चले जाते हो, तब आप इसमें थोड़ा और डिटेल में, इवन तब तो आपको बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स का अलग से चैप्टर होता है MSc में, तो बाइसाइक्लिक कंपाउंड का, बाइफिनॉल्स का आपके पास अलग से एक चैप्टर होता है, तब आप उसमें और इसको डिटेल में पढ़ लेना। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना समझ लेना इज मोर देन इनफ। आते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, दो हमारे लास्ट पार्ट रह गए। नंबर 1 पार्ट जिसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन सिंगल बॉन्ड। अब तक हम डबल बॉन्ड के अक्रॉस देख रहे थे, ये डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन, यहाँ, अब तक हम सारे डबल बॉन्ड के देख रहे थे। अब अगर सिंगल बॉन्ड होगा तब क्या, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे है कार्बन और मेरे पास है यहाँ कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास है CH3 या सर CH2 ग्रुप और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड है CH2 और यहाँ पर है हाइड्रोजन। तो अब सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस हमें देखना है, अगर डबल बॉन्ड, दोनों डबल बॉन्ड एक डायरेक्शन में हैं तो हम उसे कहेंगे सिस। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखो CH2 ये दोनों एक तरफ हैं, तो सिंगल बॉन्ड, ये हमारा सिंगल बॉन्ड, अब हमारा बॉन्ड एक्सेस होगा, ये हमारा बॉन्ड एक्सेस होगा। इसके दोनों अगर एक तरफ हैं तो वो सिस हो जाएगा, और अगर बॉन्ड एक्सेस के अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो हमारा ट्रांस हो जाएगा। ये हम सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस देख रहे थे। अब तक इससे पहले हम जो देख रहे हैं वो किसके अक्रॉस देख रहे थे, हम डबल बॉन्ड के अक्रॉस देख रहे थे, यहाँ से लाइन मार के देख रहे थे, यहाँ और यहाँ होगा तो ट्रांस, और अगर यहाँ और यहाँ होगा तो सिस। अब हम सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस देख रहे हैं, इसको डायल्स-शेल्टर रिएक्शन कहा जाता है। आप ये पढ़ोगे जब आप थोड़ा हायर एजुकेशन में चले जाओगे, इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जा सकता है डायल्स-शेल्टर रिएक्शन की मदद से। बट लेट्स नॉट गेट इनटू द ऑर्गेनिक का रिएक्शन वाला पार्ट। आपको इतना समझ में आया, दैट्स मोर देन इनफ। अब देखो ये दोनों डबल बॉन्ड एक दूसरे के अपोजिट में है, अगर ये मेरा सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड एक्सेस है या अपोजिट में है तो ये ट्रांस हो जाएगा, ये बॉन्ड एक्सेस के एक तरफ है तो ये सिस हो जाएगा।
अब कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन साइक्लिक कंपाउंड। अब तक हम इससे पहले हम बाइसाइक्लिक पढ़ के आए, ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड था। अब हम आते हैं नॉर्मल साइक्लिक कंपाउंड की तरफ। जैसे मेरे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है, कार्बन 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 कार्बन, दोनों हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, दोनों मिथाइल नीचे की तरफ है, तो ये सिस हो जाएगा। अगर एक मिथाइल ऊपर है और एक मिथाइल नीचे है तो ये ट्रांस आइसोमर हो जाएगा। आई होप लॉजिक समझ में आया ना। यहाँ आते देखो, अगर आपको कभी इस तरीके की बोल्ड लाइन दिखाई देती है, ये बोल्ड लाइन, इसका मतलब होता है ऊपर उठा हुआ, ठीक है। यहाँ दोनों हाइड्रोजन जो है, ये बाइसाइक्लिक, ये साइकिल है एक तरीके से आप समझ सकते हो, साइक्लिक कंपाउंड। यहाँ पे एक जॉइनिंग है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, और दोनों में हाइड्रोजन ऊपर उठा हुआ है, दोनों में हाइड्रोजन एक तरफ है, ठीक है। या तो दोनों हाइड्रोजन ऊपर की तरफ होंगे या तो दोनों हाइड्रोजन नीचे की तरफ होंगे। जब भी आपको ऐसे लाइन 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 दिखाई दी, इसका मतलब समझ लिया हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऐसे आप इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। या तो दोनों ऊपर की तरफ हो या तो दोनों नीचे की तरफ हो, हम उसे कहेंगे सिस आइसोमर। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है, एक नीचे की तरफ है एक ऊपर की तरफ है, इसको हम कहेंगे ट्रांस आइसोमर। याद रखना, ये ज्योमेट्रिकल डायग्राम ऐसे आपको कई बार देखने मिलेंगे। ना सिमिलरली जैसे यहाँ आ जाओ, यहाँ पे इस कार्बन के पास एक तरफ क्लोरीन लगा, एक तरफ हाइड्रोजन लगा। क्लोरीन ऊपर की तरफ है, हाइड्रोजन ऐसे समझ सकते हो, क्लोरीन बाहर की तरफ है और हाइड्रोजन पीछे की तरफ जा रहा है, ऐसे इमेजिन कर लो, या ऐसे इमेजिन कर लेते, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर भी क्लोरीन ऊपर की तरफ है और हाइड्रोजन नीचे की तरफ है। सी बेसिकली इसको एक्सप्लेन ऐसे किया जा सकता है, इस तरीके का कंपाउंड अगर होगा तो ये अगर मेरा प्लेन ऑफ पेपर है, दिस इज माई प्लेन ऑफ पेपर, इस तरीके से, तो ऐसे इमेजिन करो कि ये क्लोरीन ऊपर की तरफ है और हाइड्रोजन जो होगा वो नीचे की तरफ ऐसे है। बगल वाले में भी क्लोरीन ऊपर की तरफ है और हाइड्रोजन नीचे की तरफ है, तो दोनों क्लोरीन ऊपर की तरफ हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया, सिस आइसोमर। इसको एक्सप्लेन कैसे किया जा सकता है, ये आपके पास इस तरीके से बेंजीन रिंग है, एक प्लेन है, एक प्लेन है। इस कार्बन पे क्लोरीन नीचे की तरफ है, हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, यहाँ क्लोरीन ऊपर की तरफ है और हाइड्रोजन इसके नीचे की तरफ, ठीक है, प्लेन के नीचे जाता हुआ, प्लेन के नीचे जाता हुआ की तरफ है, तो हम इसको क्या कहेंगे, नीचे और ऊपर है ना, इसको हम कहेंगे ट्रांस आइसोमर। सो ये क्लोरीन और इस क्लोरीन की पोजीशन देखो, दोनों ब्लैक में। ऐसे समझ लो, अगर दोनों बोल्ड लाइन पे होंगे मतलब दोनों एक तरफ है, ऊपर या नीचे, जैसे भी आप इमेजिन करना चाहो, ठीक है। अगर ये क्लोरीन ऊपर की तरफ है और एक क्लोरीन नीचे की तरफ है, इसका मतलब वो क्या हो गया, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शंस, उसको हम ट्रांस आइसोमर कहेंगे। तो सिस एंड ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर, यहाँ पे हमारा ये पार्ट खत्म होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे सारा वो पार्ट पढ़ लिया जिसमें हमने सिस एंड ट्रांस के बारे में, ENZ के बारे में, सिन एंटी के बारे में, एक्सो एंडो के बारे में, और इवन हमने सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस जो था वो पढ़ लिया। और इवन हम लोगों ने ये साइक्लिक कंपाउंड में कैसे करते हैं सिस एंड ट्रांस, उसको भी देख लिया। तो ये पूरा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। बच्चा जेई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। BSc MSc के बच्चे जो दे रहे हैं, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी करते हैं, आप लोगों के लिए बेसिक्स का काम करेगा। मे बी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते, सिस एंड ट्रांस ENZ पे कई बार देखे गए क्वेश्चन आते हैं, बट ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स को मजबूत करने में बहुत हेल्प करने वाला है। जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हो, जब आप नेम रिएक्शन पढ़ने जाओगे, जब आप स्टीरियोकेमिकल रिएक्शंस पढ़ने जाओगे, तब ये सारी चीज़ें जो स्टीरियोकेमिस्ट्री की पार्ट हैं, ये वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, विच इज गोइंग टू बी अगेन अ वेरी लेंथी वीडियो, जहाँ पर हम बात करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में, यानी ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में। अगेन दिस विल बी कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, जहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म DNL क्या होता है, कैपिटल D स्मॉल d क्या होता है, कैपिटल L स्मॉल l क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, देखो मैं स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा हूँ नहीं पढ़ा हूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, मैं लिख के पढ़ा रहा हूँ, मैं PPT, ये सारी बातें ना सिर्फ ड्रामा है, ये सब नॉनसेंस है। ये तो सिर्फ अपने मन को शांति करने के लिए कि सामने खड़े होकर पढ़ाओगे तो वाह बहुत अच्छा लगता है। जिसको पढ़ना होगा ना लास्ट मोमेंट पे, वो यहाँ से भी आके पढ़ सकता है। जिसको ज़िंदगी भर बैठ के ड्रामा करना होगा, सिर्फ बहाने निकालने होंगे ना पढ़ाई करने का, वो तो पता नहीं किस भी चीज़ पे बहाना निकाल सकता है। अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, कंटेंट शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से आपको समझ रहा है, तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को शेयर करो आगे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियोज़ मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। दिस वीडियोज़ आर गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो यूट्यूब पे आगे अगर मुझे देख रहे हैं। दिस वीडियोज़ विल हेल्प स्टूडेंट्स जो एक्चुअल कंटेंट पढ़ना चाहते हैं। देखो आप मुझे कम से कम पिछले 30-40 मिनट से सुन रहे हो, और इन 30-40 मिनट में मैं इधर उधर का ड्रामा करना, नॉनसेंस करना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए हम हमारे लेक्चर में नो नॉनसेंस लेक्चर करते हैं। तो 40 मिनट भी अगर आप एक दिन में एक वीडियो भी देख लेते हो तो मोर देन इनफ आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाती है। सो इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट, आप मेरी हेल्प अगर किसी तरीके से कर सकते तो वो एक ही तरीका है, इन वीडियोज़ को बाकी और स्टूडेंट्स तक हेल्प कीजिए, उन्हें बताइए कि ऐसा भी कोई चैनल है जहाँ पे पढ़ाया जाता है, सीरियसली पढ़ाया जाता है, विदाउट एनी ड्रामा, विदाउट एनी वो आप नॉनसेंस किए हुए। तो आप आइए, पढ़िए हमारे साथ।
ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।